Hello friends, so I welcome you all for this new lecture which is on Carnot cycle. इसमें हम कार्नोट साइकिल, पहले मैं आपको बता दूं ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है थर्मोडाइनमिक्स का, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस चाहे आपका गेट हो, चाहे एसएससी हो, चाहे आरआरबी हो, सब में पूछा जाता है। मतलब एक न एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कार्नोट साइकिल से रिलेटेड। तो पहली चीज़ ये समझने की ज़रूरत है, जो कार्नोट साइकिल होती है, कार्नोट साइकिल किसके लिए वैलिड होती है? हीट इंजन के लिए वैलिड होती है। चाहे कोई भी हीट इंजन हो, चाहे पेट्रोल इंजन हो, डीजल इंजन हो, आपका थर्मल पावर प्लांट हो, सब में कार्नोट साइकिल को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सबके लिए वैलिड है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये समझते हैं कि जो कार्नोट साइकिल है एक थर्मोडाइनमिक साइकिल है जो कि हीट इंजन के लिए वैलिड है, और कोई भी साइकिल जो हीट इंजन के लिए वैलिड है उसमें बेसिकली 4 प्रोसेस होते हैं। ठीक है। कितने प्रोसेस होते हैं? 4 प्रोसेस होते हैं, जिसमें एक आपका हीट का एडिशन होता है, एक हीट का रिजेक्शन होता है, एक में आपको वर्क सप्लाई करना पड़ता है और एक में वर्क आपको मिलता है। तो चाहे आप किसी भी साइकिल में आप एनालिसिस करेंगे तो ये 4 प्रोसेस आपको मिल जाएंगे। अब मैं कार्नोट साइकिल की स्पेसिफिक बात करता हूँ। तो कार्नोट साइकिल में भी ये 4 प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे। तो सबसे पहले प्रोसेस हम देखते हैं इसमें जो, इससे रिलेटेड थोड़ी सी चीज़ और समझते हैं। ये कार्नोट साइकिल जो प्रपोज किए वो है सादी कार्नोट, एक फ्रेंच साइंटिस्ट हैं, उन्होंने प्रपोज किया है 1830 में। ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या क्या इसमें प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। यदि मैं प्रोसेस इन्वॉल्व की बात करूं तो सबसे पहला जो प्रोसेस है इसमें, सबसे जो पहला प्रोसेस है वो है आपका आइसोथर्मल एक्सपांशन। ठीक है। कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल एक्सपांशन। तो यहाँ पर मैंने पीवी डायग्राम पे 2 कांस्टेंट टेम्परेचर लाइंस ड्रॉ किए हैं। ये क्यों ड्रॉ किए हैं अभी इसका लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा। इसमें मैं लिख दे रहा हूँ T इक्वल्स कांस्टेंट। ठीक है। तो 1 से 2 प्रोसेस जो हो रही है, 1 से 2 प्रोसेस हो रहा है आइसोथर्मल एक्सपांशन। आइसोथर्मल प्रोसेस समझते हैं आप। आइसोथर्मल प्रोसेस वो होती है जिसमें टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है। और एक्सपांशन हो रहा है, तो एक्सपांशन होने का मतलब ये है कि उसका प्रेशर, और प्रेशर क्या होगा? कम होगा, और वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है। कंप्रेशन और एक्सपांशन क्या होते हैं? एक दूसरे को उल्टे होते हैं। कंप्रेशन क्या होता है? प्रेशर इंक्रीज होता है और वॉल्यूम रिड्यूस होता है। और एक्सपांशन क्या होता है? एक्सपांशन में प्रेशर कम होगा और वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है। तो 1 से 2 अब इसको विजुलाइज करते हैं प्रैक्टिकली। मान लीजिए एक आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। ठीक है। और पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में हम हीट सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। तो हीट सप्लाई कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है कि जो पिस्टन है वो मूव कर रहा है। ठीक है। हीट सप्लाई कर रहे हैं और पिस्टन क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो आप देखो, आपने जितना हीट सप्लाई किया उतना पिस्टन मूव किया, मतलब जो आप हीट दे रहे हैं वो डायरेक्टली इसमें चेंज होता जा रहा है, वर्क में चेंज होता जा रहा है। तो इसमें कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं होता है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, तो डी क्यू इक्वल्स क्या होता है? डी क्यू इक्वल्स डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है। इसका मतलब ये है कि जितना आप हीट सप्लाई कर रहे हैं वो किस में चेंज होता जा रहा है? वर्क में चेंज होता जा रहा है। तो ये आइसोथर्मल एक्सपांशन प्रोसेस का एग्जांपल है जिसमें आप हीट दे रहे हैं। अभी मैं डायग्राम के थ्रू भी आप समझ सकते हो, डायग्राम दिया हुआ है इसमें। आपने हीट सप्लाई किया और हीट सप्लाई करने के बाद वो सिस्टम कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? एक्सपांड हो रहा है। तो हीट आपका किस में चेंज होता जा रहा है? वर्क में चेंज होता जा रहा है। तो इस प्रोसेस में आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो मैंने ये 1 से 2 प्रोसेस दिखा दिया। आप देख सकते हो इसमें प्रेशर क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, और वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। अब उसके बाद सेकेंड प्रोसेस है आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। अब हमने क्या किया, जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट को हीट सप्लाई कर रहे थे वो हीट सप्लाई करना बंद कर दिया, लेकिन उसके अंदर पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के अंदर जो स्पेस होगा उसमें हॉट फ्लू गैसेस होंगे या हॉट गैस होगी। ठीक है। और उस गैस के पास हाई एनर्जी होगी। अब वो क्या करेंगे, जैसे आपने हीट सप्लाई बंद कर दिया फिर भी वो क्या होगा? एक्सपांड होता रहेगा। वो गैस क्या होगी? एक्सपांड होगी, जब तक वो उसके इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। ठीक है। जितना फोर्स अप्लाई कर रहा है आपका, ऊपर से फोर्स लग रहा है, तो फिर भी वो एक्सपांड करेंगे। तो इसमें 2 से 3 प्रोसेस जो होगा उसमें क्या होगा? 2 से 3 प्रोसेस में आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन होगा तो प्रेशर फिर भी कम होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 2 से 3 प्रोसेस को शो कर दिया है। आप प्रैक्टिकली विजुअलाइज भी करिए साथ साथ में, क्योंकि आपने 1 से 2 में हीट सप्लाई किया और हीट सप्लाई करने के बाद वो हीट किस में? वर्क में चेंज हुआ।
तो एक्सपांशन हुआ। फिर जैसे ही आपने हीट को रिमूव किया तब भी जो उसमें गैसेस होंगी, है ना, उनके पास हाई एनर्जी होगी, उस हाई एनर्जी के कारण क्या होंगे, वो एक्सपांड होंगे, और एक्सपांड होंगे तो उसका प्रेशर और वॉल्यूम, क्या प्रेशर कम हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, और इसमें साथ में क्या होगा, टेम्परेचर भी कम होगा। ठीक है, क्योंकि कोई चीज़ एक्सपांड होती है तो एक्सपांड होगी तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर प्रेशर कम होगा, और प्रेशर के साथ टेम्परेचर भी कम होता है। लेकिन आइसोथर्मल में टेम्परेचर कम नहीं होगा, क्योंकि आप एक्सपांशन हो रहा है, पैरेलली क्या है, हीट की सप्लाई कर रहे हैं। अब 3 से 4 प्रोसेस की मैं बात करता हूँ, तो 3 से 4 में क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब इसमें क्या किया आपने कि जो गैस एक्सपांड हुई है, ठीक है, जो गैस एक्सपांड हुई है उससे आपने हीट को रिमूव करना स्टार्ट कर दिया। तो जब आप उससे हीट को रिमूव करना स्टार्ट करेंगे तो, और आइसोथर्मल प्रोसेस करा रहे हैं, तो हीट रिमूव करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, उसका जो प्रेशर है वो बढ़ेगा, और टेम्परेचर क्या होगा, देखिए हीट आप रिमूव करना स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रोसेस आइसोथर्मल है, और आइसोथर्मल की वजह से टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहने का मतलब ये है फिर इसमें कि आपने हीट उससे रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो गैस है उससे आप हीट को रिजेक्ट कर रहे हैं, और हीट जब आप रिजेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि उसका प्रेशर कम होगा, सॉरी, हीट जब आप रिजेक्ट करेंगे तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम कम होता जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम कम होगा और प्रेशर को क्या होगा, बढ़ेगा, टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो 3 से 4 जो प्रोसेस होगी, 3 to 4 जो प्रोसेस है, इसमें क्या हो रहा है, हीट का रिजेक्शन हो रहा है। और हीट का रिजेक्शन एक्चुअल कैसे हो रहा है वो आप समझिए। जो गैस है उससे आपने एक कोल्ड रिजर्वायर लगा दिया, कोल्ड रिजर्वायर क्या करेगा, वहाँ से हीट को हीट फ्लो होगी, गैस से कोल्ड रिजर्वायर में हीट फ्लो होगी। जब हीट फ्लो होगी तो क्या होगा, वो गैस है, वो गैस ठंडी होगी, तो गैस ठंडी होगी तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा और प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब जब वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो 3 से 4 प्रोसेस हो गई है। और फिर क्या होगा, आपने कोल्ड रिजर्वायर को वहाँ से हटा दिया, कोल्ड रिजर्वायर को हटा दिया, तब भी वो क्या होगा, कंप्रेशन कंटिन्यू रहेगा, और इसको हम बोलेंगे आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। ठीक है, तो ये आपने 4 से 4 प्रोसेस हो गए, और चारों प्रोसेस को हम किस तरह से विजुलाइज करते हैं वो आपने देखा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको टीएस डायग्राम पे भी ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसको ड्रॉ करते हैं टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। तो यदि मैं इसको टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम पे ड्रॉ करूं, तो टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम पे आप इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपका टेम्परेचर है और ये एंट्रोपी, इसमें ये क्या था, प्रेशर, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम। ये पीवी डायग्राम है, और इसके साथ मैंने रिप्रेजेंट कर दिया टीएस डायग्राम। अब 1 से 2 प्रोसेस है, 1 से 2 प्रोसेस में हीट का एडिशन हो रहा है। देखिए तो हमने टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम ड्रॉ किया। अब टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम पे हम इसको प्रोसेस जो हो रहे हैं उनको शो करना शुरू करते हैं। तो 1 से 2 प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल एक्सपांशन है। अब आइसोथर्मल एक्सपांशन को मैं टीएस डायग्राम पे शो करता हूँ। ठीक है, अब आइसोथर्मल एक्सपांशन को टीएस डायग्राम पे कैसे शो करेंगे वो देखते हैं। 1 से 2 प्रोसेस है, तो जब एक्सपांशन होगा तो एंट्रोपी क्या होगी, कम होगी, और टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। तो ये प्रोसेस इस तरह से हम यहाँ पे शो कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे प्रोसेस शो कर दी। 1 से 2 एक्सपांशन हो रहा है, ठीक है, तो एंट्रोपी बढ़ेगी क्योंकि आप हीट सप्लाई कर रहे हैं। एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी होती है आपका ds इक्वल्स dq/T। तो आप हीट सप्लाई कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं तो एंट्रोपी बढ़ेगी। ठीक है, 1 से 2 में एंट्रोपी बढ़ गई। अब 2 से 3 जो प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। तो एक्सपांशन होगा तो टेम्परेचर कम हो रहा है, लेकिन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक है तो इसका मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट है। और आइसेंट्रोपिक क्यों है, क्योंकि आप इसमें dq है वो क्या है, 0, कोई हीट आप सप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो 2 से 3 प्रोसेस हो गया। ठीक है, 2 से 3 प्रोसेस हो गया। उसके बाद आप देखेंगे 3 से 4 में क्या हो रहा है, आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, हीट का रिजेक्शन हो रहा है। हीट का रिजेक्शन हो रहा है तो टेम्परेचर आपका रिड्यूस हो गया। ठीक है, और एंट्रोपी क्या है, सॉरी, टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आइसोथर्मल कंप्रेशन है
तो आइसोथर्मल कंप्रेशन में टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा और एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हीट क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। हीट जब सप्लाई करेंगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी और हीट जब रिजेक्ट करेंगे तो एंट्रोपी कम हो जाएगी। तो ये 3 से 4 प्रोसेस होकर गया, ठीक है। ऐसे ही 4 to 1 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है, तो कंप्रेशन हुआ तो टेम्परेचर फिर बढ़ा और ये एंट्रोपी दोबारा सिस्टम अपनी जगह पर पहुंच गया, ठीक है। अब हम इसका एफिशिएंसी के लिए एक्सप्रेशन ड्रॉ करते हैं। तो एफिशिएंसी की मैं बात करूं, ठीक है, एफिशिएंसी की मैं बात करूं, मैं इस वाले पोर्शन को रब कर दे रहा हूं। एफिशिएंसी की मैं बात करूं तो एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड, ठीक है। एफिशिएंसी इक्वल्स ईटा, ईटा से हम दिखाते हैं, ईटा इक्वल्स क्या होता है, W अपॉन Q1, जिसमें W क्या है, वर्क सप्लाई, कितना आपने वर्क सप्लाई किया, और Q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हीट एडेड, हीट एडेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सिंक और सोर्स वाला डायग्राम से आपको ध्यान होगा कि जो W होता है वो क्या होता है, इक्वल्स हीट एडेड माइनस हीट रिजेक्टेड, ठीक है। W इक्वल्स क्या होता है, हीट एडेड माइनस हीट रिजेक्टेड। तो ईटा इक्वल्स आप ये भी लिख सकते हो, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 आ गया, ठीक है। इसमें Q2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हीट रिजेक्टेड, Q2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हीट रिजेक्टेड, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, Q1 Q2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो T डेल्टा S ये फॉर्मूला होता है आपका हीट का निकालने का, ठीक है। T डेल्टा S फॉर्मूला होता है हीट को निकालने का। तो मैं Q1 निकालता हूँ सबसे पहले, तो Q1 इक्वल्स हो जाएगा आपका, टेम्परेचर क्या है इसमें, T1 ले लेते हैं। देखिए आप इसी प्रोसेस में हीट क्या हो रहा था, ऐड हो रहा था, उसको हम ऐसे दिखा देते हैं, हीट इसमें ऐड हो रहा है और यहाँ पे हीट क्या हो रहा था, रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो T1 S2 माइनस S1। इसी तरह मैं Q2 निकालूं तो Q2 क्या हो जाएगा, ये T3 और S3 माइनस S4, ठीक है। तो यहाँ से ईटा इक्वल्स क्या आ जाएगा, 1 माइनस, पुट अप कर दिए, तो यहाँ पे देखते हैं ईटा इक्वल्स क्या आ जाएगा, 1 माइनस Q2 इक्वल्स T3 S3 माइनस S4 और यहाँ पर आ जाएगा T1 S2 माइनस S1। तो S2 S3 इक्वल है, S1 S4 इक्वल है, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ईटा इक्वल्स आ गया 1 माइनस T3 अपॉन T1, ठीक है, जिसमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन, सॉरी हीट रिजेक्शन, रिजेक्शन, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन, ठीक है। अब इसके क्या इम्प्लीकेशन है वो देखते हैं। अब बहुत सारी बुक में आपको क्या मिलेगा, सिर्फ ये देखने को मिल जाएगा 1 माइनस T2 अपॉन T1, जिसमें T2 क्या हो जाता है, टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन होता है, और T1 क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन। तो उससे कोई दिक्कत नहीं, वो पॉइंट्स हमने माने इस हिसाब से, इसलिए। तो अब हमको क्या मेजर पकड़ के चलना है इसमें, टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन एंड टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन। तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या है वो देखते हैं। इसके इम्प्लीकेशंस देखते हैं, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। अब मैं भी इसको 1 माइनस, अब यहाँ पर इसका क्या इम्प्लीकेशन है वो देखते हैं। तो यहाँ पे T3 अपॉन T1 आया था, मैं इसको इसके टर्म्स में दिखा दे रहा हूँ, 1 माइनस T2 अपॉन T1, ठीक है, जिसमें आपका T2 रिप्रेजेंट कर, जनरली ज़्यादातर बुक्स में आपको इस तरह मिलेगा, इसलिए मैं यहाँ पे इस तरह से इसको शो कर दे रहा हूँ। और आप T3 T1 लेते हैं तो भी कोई इशू नहीं है उसमें। अब T2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन, ठीक है। T1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन।
यहाँ से क्या इम्प्लीकेशन है कि यदि आपका टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन ज़्यादा होगा, है ना, तो आपकी इफिशियंसी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्योंकि ये वाला यदि ये ज़्यादा होगा तो ये पूरा वाला टर्म जो है वो कम हो गया, तो यहाँ से कम माइनस होगा तो ज़्यादा। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैं डीजल इंजन की बात करूँ और पेट्रोल इंजन की बात करूँ, तो डीजल इंजन में तो यदि टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन ज़्यादा होगा तो इफिशियंसी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल जैसे यदि मैं डीजल और पेट्रोल इंजन की बात करूँ, तो डीजल इंजन में जो टेम्परेचर जनरेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू पेट्रोल इंजन। इसलिए आप देखोगे जो डीजल इंजन की इफिशियंसी होती है इट इज़ हायर देन दैट ऑफ पेट्रोल इंजन। दूसरा क्या इम्प्लीकेशन है कि यदि आपका T2 बढ़ेगा तो इफिशियंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मतलब यदि आप टेम्परेचर ऑफ हीट रिएक्शन को बढ़ाएंगे तो इफिशियंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ये सबके लिए इम्प्लीकेबल है। जनरली क्या है, टेम्परेचर ऑफ हीट रिएक्शन का सेम होता है सबके लिए, क्योंकि टेम्परेचर हीट रिजेक्शन कहाँ पे होता है, एटमॉस्फेयर में होता है। ठीक है, तो मोटे तौर पे बात ये है कि कार्नोट साइकिल में देखिए इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है इसमें, इंपॉर्टेंट ये होती है कि कार्नोट साइकिल में कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं। कार्नोट साइकिल का जो इफिशियंसी होती है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन एंड टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन। यदि मैं किसी तरह से टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन को बढ़ा दूँ तो क्या होता है, इफिशियंसी भी बढ़ जाती है ना। जैसे यदि आप उसको देखो रैंकाइन साइकिल, तो रैंकाइन साइकिल में क्या होता है, रीजनरेशन कराते हैं। तो रीजनरेशन में क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन को बढ़ा देते हैं और जिससे क्या होता है वो पूरी साइकिल की इफिशियंसी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो और किसी तरह यदि आप टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन को कम कर देंगे तब भी इफिशियंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी। सो दिस इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।